श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना, जिस तरह शरीर को भूख लगती है वैसे ही मन और मस्तिष्क को भी भूख लगती है। शारीरिक भूख मिटाने के लिए हम या तो पिज्जा, बर्गर, समोसे, कचौड़ी खाकर अपना स्वास्थ्य बर्बाद कर सकते हैं या फिर ईमानदारी से कमाए हुए पैसे का सात्विक भोजन खाकर अपने को शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। इसी प्रकार चुगली, निंदा, फालतू की बातें, फालतू के टीवी सीरियल देखकर, हिंसात्मक अश्लील पिक्चर देखकर, साहित्य पढ़कर अपने मन और मस्तिष्क को बीमार कर सकते हैं या अच्छा साहित्य पढ़कर और सत्संग से मन मस्तिष्क को पवित्र बना सकते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पारिवारिकता एक दर्शन है जिसे अपनाए बिना अन्य प्राणियों का काम तो किसी प्रकार चल सकता है, पर मनुष्य का काम इसके बिना नहीं चल सकता। ऐसी दशा में हर किसी के लिए आवश्यक है कि ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान को परिष्कृत करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए प्राण पड़ से प्रयत्न करें। महिलाएं प्रमुख भूमिका निभाएं सो ठीक है, पर सब कुछ उन्हीं पर छोड़कर पुरुष वर्ग दूर से तमाशा देखे और उन्हीं से सब कुछ कर गुजरने की अपेक्षा रखे, ऐसा नहीं हो सकता। जागृत नारी की भूमिका अग्रिम होगी, ये निश्चित है, पर परिवार निर्माण अभियान इतना बड़ा है जिसके लिए जागृत पुरुष को भी इससे कम नहीं, अधिक ही प्रयास करने होंगे। जागृत महिलाएं परिवार निर्माण की अग्रिम भूमिका निभाएं और दूसरे लोग उनको भरपूर सहयोग करने तथा साधन जुटाने में किसी प्रकार की कमी न रखें, तभी बात बनेगी। महिला जागरण से अभिप्राय उस पुरुष वर्ग को भी सम्मिलित करने का है जो इस महान प्रयोजन की उपयोगिता समझते हैं और अपना पूरा सहयोग देने के लिए उत्सुक हैं। परिवार के भावनात्मक संबंधों पर आघात करके उन्हें जर्जर बनाने के लिए एक भेदभाव पुत्र और पुत्री के बीच का भी होता है। परिवार लड़के लड़कियों, महिलाओं पुरुषों से ही मिलकर बनता है। कन्या के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार सिर्फ इसलिए करना क्योंकि वो कन्या है, नारी है, स्पष्ट रूप से मानवीय भावनाओं का हनन है। कारण जो भी रहे हों, इस स्तर का पक्षपात आज भारतीय समाज में बुरी तरह घुसा हुआ है। उसके कारण बच्चों के मनों में अहंकार अथवा आत्महीनता एवं द्वेष के बीज अनचाहे ही पड़ते चले जाते हैं। किसी भी पक्ष से देखें, अभिभावकों एवं संतान के बीच भावनात्मक प्रगाढ़ता आवश्यक भी है और उपयोगी भी। बच्चों के मन में इसी आधार पर वह श्रद्धा सद्भाव जागृत हो सकता है जो माता पिता के लिए भी सुखद हो और बच्चों को जीवन में प्रगति की अनेक दिशाएं खोल दें। इस सद्भाव के अभाव में ही घरों में लड़के और लड़कियां बागी होते देखे जाते हैं। लड़कियां प्रत्यक्ष बगावत तो नहीं करती, किंतु उनके अंदर जो असंतोष एवं आत्महीनता दबी रहती है वो उनकी संतानों में कुसंस्कार के बीजों के रूप में स्थापित हो जाती है। अस्तु, कुशल गृहिणी एवं गृहपति को परिवार में वह वातावरण प्रारंभ से ही बनाना चाहिए जहां संतान पर समुचित अनुशासन कायम रखते हुए भी उनके बीच भावनात्मक निकटता भी बढ़ती चले। मिलजुल कर रहने, योग्यता अनुसार कमाने, आवश्यकता अनुसार खर्च करने की आदर्शवादिता परिवार का मेरुदंड है। अध्यात्म की दृष्टि से अधिक लोगों का आत्मीयता के बंधनों में बंधना, सुख दुख को मिल बांट कर वहन करना, अधिकार को गौण और कर्तव्य को प्रमुख मानकर चलना ही पारिवारिकता है। दूसरों की आदतें बदलने के लिए पहले अपनी आदतें बदलनी होती हैं। दूसरों का स्वभाव सुधारने के लिए पहले खुद को सुधारना होता है। उपदेशों से जानकारी भर दी जा सकती है। व्यक्ति को सुधारना उन्हीं के लिए संभव होता है जो अपने आप को आदर्श के रूप में विकसित कर सकें। उपदेशों को लोग मनोरंजन समझते हैं,
उनसे प्रेरणा ग्रहण करने लायक उनकी मनःस्थिति नहीं होती। मनुष्य अनुकरणीय स्वभाव का है। बंदर की तरह वह भी नकल उतारना जानता है। क्या कहा गया, इसे सुनने की अपेक्षा ये देखा जाता है कि क्या क्या किया जा रहा है। अगर पिता दिन भर हुक्का गुड़गुड़ाता रहे और बेटे को बीड़ी पीने के लिए मना करे तो ये उपदेश बेटे के गले नहीं उतरेगा। बेटा सोचता है, यदि तंबाकू पीना वस्तुतः इतना बुरा होता तो बाप स्वयं क्यों पीता। इसी वजह से बच्चे झूठ बोलने लगते हैं, पूछने पर अपराध स्वीकार नहीं करते, उसे छिपाते हैं और दुर्व्यसनों के लिए पैसा या तो चुराते हैं या झूठ बोलकर किसी बहाने मांग कर ले जाते हैं। इस प्रकार चुपके चुपके उनमें कुसंग, जुआ, सिनेमा, आवारागर्दी आदि दोष पनपते रहते हैं। परिवार को सुसंस्कारी बनाने के प्रयास में सर्वप्रथम अपनी ही गढ़ाई करनी पड़ती है। इस संदर्भ में जो जितनी सफलता प्राप्त कर लेंगे उन्हें परिवार निर्माण में उसी अनुपात में सफलता मिलेगी। गृह की आंतरिक व्यवस्था भी एक कला है। प्रायः देखा जाता है कि घर में दो प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो काम करने वाले जो दिन रात काम में लगे रहते हैं और दूसरे प्रकार के ऐसे सदस्य होते हैं जो बड़े ही कामचोर होते हैं। वे आनंद अधिक लेते हैं और काम करने के नाम पर इधर उधर ताकने लगते हैं। काम करने वाले वर्ग में मुख्यतः घर का स्वामी, मालकिन तथा अन्य उत्तरदायित्व का अनुभव करने वाले व्यक्ति आते हैं और आराम तलब और काम चोर वाले वर्ग में अधिकतर नवयुवक, नवयुवतियां या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आते हैं। अपने परिवार का अध्ययन कर मालूम कीजिए कि इन दोनों वर्गों में किस व्यक्ति का स्थान कहाँ है। आपकी नीति घर के हर सदस्य से उसकी आयु के अनुकूल कार्य लेने की होनी चाहिए। परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें सबका समान अधिकार है और काम भी सभी को करना चाहिए, अन्यथा परिवार की नींव ढह जाएगी। घर के सब कार्यों की सूची तैयार कीजिए। मान लीजिए आपके घर में निम्न कार्य हैं: घर की झाड़ू, कमरों की सफाई, बैठक की सफाई, सजावट, प्रातः दूध दुहना या बाजार से लाना, पशुओं की देखभाल, बाजार से सब्जी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का खरीदना, रुपए की आय व्यय का हिसाब, घर का भोजन बनाना, बर्तन साफ करना, बच्चों को पढ़ाना, मासिक बजट तैयार करना, दवा दारू, चिकित्सा का प्रबंध, सफर करने का बंदोबस्त इत्यादि। इन सब कार्यों को करने के लिए आप परिवार से निम्नलिखित कार्यकर्ता चुन लीजिए: गृह मंत्री, यातायात मंत्री, विदेश मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, अर्थ मंत्री। गृह मंत्री का कार्य प्रमुख व्यक्ति करे जो घर की सब छोटी मोटी जानकारी रखे, भावी कठिनाइयों के लिए परिवार को चौकस रखे, लड़ाई झगड़ों से बचाकर परिवार की प्रतिष्ठा का ध्यान रखे, घर की सामान्य पॉलिसी के सबके कार्यों की रूपरेखा का निर्णय करे। दूसरा प्रमुख कार्य अर्थ मंत्री का है। यह व्यक्ति हिसाब करने, बजट बनाने, मौसम के समय खाद्य वस्तुओं की खरीदने और बचत की व्यवस्था में चतुर होना चाहिए। घर में पाई पाई का हिसाब रखा जाए, महीने से पूर्व ही बजट तैयार कर लें और एक एक कर सब जिम्मेदार सदस्यों के पास घुमा दें। उनकी आवश्यकताओं के विषय में पूछ लें और उसका उल्लेख बजट में यथास्थान कर दें। कर्ज में आने से परिवार की रक्षा करें। यातायात मंत्री सफर का और घर में आने वाले मेहमानों की देखभाल करें। विदेश मंत्री अखबार मंगाना, बाहर वाले मेहमानों से अच्छे संबंध स्थिर रखने का कार्य करें। यदि घर के सब व्यक्ति इन कार्यों में पृथक पृथक काम विभाजित कर अग्रसर होंगे तो घर का काम क्षण भर में हो सकेगा। किसी के ऊपर अनुचित भार भी नहीं पड़ेगा। प्रातः काल उठकर यदि प्रत्येक सदस्य स्वयं अपने कमरे में झाड़ू लगा ले, अपना बिस्तर स्वयं उठा दे, स्नान के उपरांत साबुन को यथास्थान रख दे, अपने जूते पर स्वयं पॉलिश कर लिया करे, अपने कपड़े घड़ी कर नियत स्थान पर रखे तो बहुत सहूलियत हो सकती है। जब एक एक व्यक्ति काम छोड़कर लापरवाही करते हैं
तो काम पहाड़ सा प्रतीत होता है। यदि प्रत्येक आदमी अपना अपना काम निपटाता चले तो सब कुछ क्षण भर में निपट जाता है। नौकरों के ऊपर निर्भर रहना अच्छी बात नहीं है। नौकर आ जाने से प्रत्येक व्यक्ति के मन में आलस्य, कामचोरपन, दूसरे पर शासन करने की भावना आती है। अपना काम खुद करने की आदत होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, आइए मैं आपको अपने घर की सैर कराऊं। ये देखिए हमारा स्टोर है। इसमें जो सामने अलमारी है, इसमें छोटे छोटे 7 पीपे रखे हुए हैं। प्रत्येक पीपे पर कुछ लिखा हुआ है। ये 7 प्रकार की दालें हैं जिन पर दाल के साथ दिन का नाम दर्ज है। कौन सी दाल किस दिन बनाई जाएगी इसका प्रबंध पहले से ही है। महीने के पहले दिन इन पीपों को देख लिया जाता है और मुंह तक भर दिया जाता है। दूसरी ओर मसालों के पीपे हैं जिनमें वर्ष भर के लिए नमक, धनिया, मिर्च, हल्दी, जीरा और गरम मसाला पिसा हुआ रखा है। जब रसोई के मसालेदान में कोई वस्तु कम हो जाती है तो इसमें से ले ली जाती है। एक और 2 बड़े बोरे गेहूं के रखे हैं। एक पीपे में चावल है, गाय भैंस के लिए। एक बोरी खली चुनी इत्यादि रखी है। एक पीपे में ढक्कन से बंद आटा रखा हुआ है। खूंटी पर तराजू भी मौजूद है। यहीं पे करीने से सजी हुई एक और लकड़ियां एकत्र करके रखी हैं और शेष लकड़ियां छत पर हैं। कुछ उपले भी मौजूद हैं। एक कोने में मिट्टी के तेल का पीपा और 2 बोतलें रखी हुई हैं। मास के प्रारंभ में ही देख लिया जाता है कि स्टॉक में क्या क्या है। स्टॉक रखने वाला व्यक्ति बजट के लिए वस्तुओं के परिमाण के संबंध में सूचना दे देता है। ऊपर एक अलमारी जो बंद है, उसमें 5 तरह के अचार, मुरब्बे और घी एकत्रित है। इसे महीने के प्रारंभ में भर लिया गया है। कुछ तिल का तेल भी रखा है। यहीं पे पापड़, मंगोड़ी और सूखे मेवे जैसे किशमिश, बादाम, छुआरा, खोपरा स्पेशल भोजन के लिए तैयार रखे हैं। अलमारी के निचले खाने में 2 दर्जन कटोरियां, 2 दर्जन चम्मच, कुछ थालियां और ग्लास आदि रखे हुए हैं। कुछ बढ़िया गुड़ भी बंद पीपे में सुरुचिपूर्ण ढंग से रखा हुआ है। इस स्टोर में 1 मास के लिए सब कुछ एकत्रित कर लिया गया है। रसोई भी देख लीजिए। एक अलमारी में साफ किए हुए बर्तन सजे हुए रखे हैं। चूल्हा लिपा पुता साफ है। पटरा धुला हुआ है। एक और आले में शक्कर का पीपा, चलनी, कुछ चम्मच और चाय का इंतजाम है, तो दूसरी ओर मसालेदान बिराज रहा है। एक और दूध पिलोने का यंत्र रखा है। दही जमा रखा है। मक्खन ढका रखा है। प्रत्येक बालक को प्रातः मक्खन से रोटी और 1 पाव दूध का नाश्ता मिलेगा। उसके लिए सब तैयारी है। कुछ सूखी तरकारियां भी यहाँ रखी हैं। बाजार में बिकने वाले कुछ रायते, सूखे आलू, टमाटर की चटनी, अचार, सिरका मौजूद है। यह आपको इतना साफ सुथरा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे घर में प्रति 3 महीने में घर का हर व्यक्ति मिलकर स्वयं पुताई कर डालता है। आगे आइए। ये हमारा गुसल खाना है। छोटा है पर साफ है। एक और साबुन तथा मंजन है। देखिए दूसरी ओर साफ तौलिया लटक रहा है। हाथ धोने के पश्चात इसे काम में लिया जाता है। प्रतिदिन प्रातःकाल फिनाइल से इसकी दीवारें और राख से नल की टोटी मांज दी जाती है। पखाना इतना साफ है कि कहीं मक्खी का नाम तक नहीं। इसी में आले में फिनाइल का डब्बा है, नल है, बाहर से धोने के लिए पिचकारी है। बाहर के नल में लगाकर इसे प्रतिदिन खूब साफ कर दिया जाता है। पखाना धोने की बारी हर सप्ताह बदलती है। घर के सहन में एक डायरी कील पर लटक रही है। उसमें एक पेंसिल बंधी है। जिस किसी वस्तु को बाजार से मंगाने की आवश्यकता होती है वो कोई भी इस डायरी में दर्ज कर देता है। प्रत्येक बच्चा, बूढ़ा इसका प्रयोग करता है। अपनी जरूरत की वस्तु के साथ नीचे अपने हस्ताक्षर भी कर देता है। जब बाजार से चीजें लाने वाला व्यक्ति बाजार जाता है तो इस स्लिप को फाड़ कर ले जाता है और सबकी वस्तुएं एक साथ आ जाती हैं। ये हमारा संदूकों का कमरा है। इसमें 10-15 छोटे बड़े संदूक आप देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा संदूक रजाई, बिछौना और कंबलों के लिए है।
जिसमें फिनाइल की तेज महक आ रही है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति का संदूक पृथक है। उस कोने के संदूक में मैले कपड़े रखे हैं जो धोबी ले जाएगा। धोबी के घर से धुला हुआ प्रत्येक कपड़ा 8 दिन तक चलाना होता है। रात्रि की पोशाक अलग है। प्रातः काल नहा धोकर स्वच्छ पोशाक धारण करने की योजना रहती है। परिवार की आंतरिक व्यवस्था सही कर हम अन्य कार्यों में निश्चिंतता पूर्वक लग सकते हैं। 3 कमरे बड़े विशेष महत्व के हैं। पहला है पूजा गृह। यह अपेक्षाकृत छोटा है पर स्वच्छ अगरबत्तियों से सुगंधित और धार्मिक चित्रों से सुसज्जित है। प्रातः और सायंकाल घर के सब सदस्यों को भजन, प्रार्थना और पूजा के लिए अनिवार्य रूप से यहाँ उपस्थित होना पड़ता है। बचपन में डाले गए संस्कारों से प्रत्येक बच्चा आशावादी, संघर्षशील, आस्तिक और कर्तव्य परायण होता है। यहीं पे एक छोटा सा घरेलू पुस्तकालय है जिसमें अनेक छोटे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और चरित्र निर्माण करने वाले ग्रंथों और मासिक पत्रिकाओं का संकलन है। भोजन के पश्चात सब सदस्य इस कमरे में एकत्रित होते हैं। रेडियो द्वारा मनोरंजन, समाचार तथा अन्य आवश्यक तत्वों का यहाँ एक दूसरे को ज्ञान कराते हैं। बच्चे प्रायः इसमें अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। हमारा शयनागार 2 बातों में विशेष महत्व रखता है। ये खूब खुला हुआ, हवादार और प्रकाशमय है। बिस्तर सफाई से एक और तय करके रखे हुए हैं। शाम होते होते इन्हें बिछा दिया जाएगा। बिस्तर लगाना और उठाना ये छोटे बच्चों का काम है। उनकी सहायता के लिए एक बड़े व्यक्ति की ड्यूटी भी लगी हुई है। बच्चों के लिए और भी छोटे छोटे कार्य चुन दिए गए हैं, जैसे भोजन खिलाना, कुर्सियों की सफाई, पुस्तकों को उठाकर जगह पर जमाना, अपने वस्त्र, जूते, बस्ते को सही जगह पर रखना, छोटे बच्चों को खिलाना, घर के पशु पक्षियों, तोता, बिल्ली, कुत्ता, गाय को भोजन देना इत्यादि। उनके आयु के साथ धीरे धीरे उन्हें अधिक जिम्मेदारी का स्थान दिया जाता है। सबसे अधिक परिश्रम बैठक में किया जाता है। प्रातःकाल इसकी सफाई की जाती है। बिखरी वस्तुओं को यथास्थान रखा जाता है। कुर्सियों की झाड़ पोछ, पुस्तकों, अलमारी, आलों, बेंचों की सफाई, तस्वीरों की रक्षा तथा कोनों, किवाड़ों या छत में लगे हुए जालों को तोड़ने का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें किसी भी सदस्य को उसकी व्यक्तिगत वस्तु को छेड़ने नहीं दिया जाता। केवल बैठने, अपने मित्रों के साथ ठहरने, आमोद प्रमोद तथा बातचीत करने का अधिकार है। बैठक से घर की प्रतिष्ठा रहती है। उसकी स्वच्छता के लिए घर का प्रत्येक सदस्य हमेशा प्रयत्नशील रहता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।